राजस्थान में डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। गहलोत सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बन गई है। कुल 8 मांगों पर सहमति बनी है। इस पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच हुई सहमति पर हड़ताल खत्म करने का फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 16वें दिन डॉक्टर्स की हड़ताल वापस ली। इस दौरान निजी अस्पताल बंद पड़े थे और सेवारत चिकित्सकों के साथ रेजिडेंट्स ने भी हड़ताल को समर्थन देते हुए कार्य बहिष्कार किए थे। वहीं अब मरीजों को राहत मिल जाएगी। अब राजस्थान राइट टू हेल्थ को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमने जो चाहा वो हमने लिया। हमने ये कहा था प्राइवेट सेक्टर को इससे बाहर कर लीजिए, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में लागू करिए। सरकार ने इस बात को मान लिया है। प्राइवेट सेक्टर हैज बीन टोटली exempted from RTH. This is a big win for the medical fraternity of the entire country. डॉक्टर से समझौते के बाद मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि हम पहले भी डॉक्टर्स की मांग मान रहे थे और आज डॉक्टरों ने खुद सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में अपना आंदोलन वापस ले लिया है और राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू होगा। इससे पहले रात 2 बजे चिकित्सा सचिव टी रविकांत और अधिकारियों के साथ रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बैठक चली और डॉक्टर्स मान गए, लेकिन सुबह फिर असमंजस की स्थिति बनी और सुबह एक बार फिर सरकार से वार्ता के बाद सहमति बनी। निजी चिकित्सकों में और डॉक्टरों में कुछ संशय थे कि आशंकाएं थे कि इसमें ये आरटीएच किन किन तरह के हॉस्पिटल पे लागू होगा, किन पे नहीं होगा। फिर सरकार हमेशा ही हमारा ये व्यू था कि क्योंकि एक्ट में हर चीज़ लिखी नहीं जाती है कि ये आपकी जो भी मांगे हैं तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रूल्स में वो करके किया जाएगा। फिर अब कल रात से और आज समझौता हुआ है, उसमें हम इनको स्पेसिफिक बता रहे हैं कि ये फ़िलहाल इन कैटेगरी के हॉस्पिटल पे लागू होगा, इन पे नहीं होगा। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी है और राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर्स और पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राइट टू हेल्थ बिल। मुझे लगता है कि इसकी पूरी जितनी एक्सरसाइज विधानसभा में जो सब कुछ चला उससे ज्यादा बेहतर तरीके से शायद आप लोग अब समझ गए होंगे इसका महत्व क्या है, क्या इसके माइलेज हैं और 16 दिन तक स्ट्राइक क्यों चली और आखिर स्ट्राइक चलने के बाद में कितनी चीजें बाहर निकल करके आई और उसके बाद इसका अंत कैसे हुआ, यानी कि स्ट्राइक खत्म कैसे की गई। तो तमाम पहलुओं को लेकर के आपने हमारा मजमून देखा और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चिकित्सा जगत से जुड़े डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक यादव भाजपा से हैं, डॉक्टर आशा लता हमारे साथ एसोसिएशन की पदाधिकारी हैं और राजेंद्र आर्य कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। और चलिए मैं अशोक यादव साहब आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल अगर हम बात करें कि स्ट्राइक खत्म हो गई है और
किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्राइक खत्म हुई है, ये स्ट्राइक शुरुआत इस स्ट्राइक की जो थी वो बिल की वो चली थी सितंबर से लेके आज पूरे 7 महीने का समय हो गया। इस 7 महीने के अंदर नहीं जाने क्या क्या चीजें वह नहीं हुई, और बिल के अंदर जो 7 महीने पहले ये चिकित्सकों ने जो मांग रखी थी वही मांग आज इन्होंने मान के और इस बिल को पास तो करवा दिया। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 7 महीने के अंदर जो चिकित्सकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो राजस्थान की जनता ने जो दुख झेले, जो मौतें हुई, जनमानस का जो नुकसान हुआ, जो छोटी से छोटी बीमारी ने आज एक बड़ा रूप ले लिया, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या इस सरकार की नहीं बनती है? अगर ये सरकार सही समय से और संवेदनशील सरकार होती तो ये सरकार इस बिल को बहुत जल्दी पास करवा सकती थी। लेकिन सरकार की उदासीनता और हेल्थ मिनिस्टर को शायद इस आरटीएच के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, जानकारी बिल नहीं कैसे है। पेश किया उन्होंने? बिल पेश कर दिया बस, और बनवा लिया नहीं जाने कहां से। लेकिन 7 महीने की जो उदासीनता रही और 20 दिनों का जो रोड के ऊपर आंदोलन रहा और जो जनमानस की हानि हुई, इसकी जिम्मेदारी क्या है सरकार ले सकेगी? जो लोग आज मर गए और एक छोटी सी बीमारी ने बड़ा रूप ले लिया, क्या वो सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार हर पहलू के ऊपर फेल रही है। इन्होंने बिल जरूर पास कर दिया, लेकिन बिल पास करने के बावजूद भी सरकार का एक उदासीन रवैया जनता देख रही है, और ये जनता इसको आने वाले चंद दिनों के बाद जो इलेक्शन है उसके अंदर जवाब देगी इस सरकार को। चले राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। 16 दिन से चली स्ट्राइक खत्म हुई, लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है कि चलिए, क्योंकि पब्लिक को गवर्नमेंट का भी वही रेस्पेक्ट करती है और चिकित्सक निश्चित रूप से भगवान के रूप में होता है उसके लिए। शहरों की स्थितियां अलग होती हैं। गांव से मैं आने वाला हूं, गांव में एक चिकित्सक की बात कर रहे हो, एक वहां पे जो पियोन होता है और जो पैरासीटामोल की गोली दे देता है, वो उसमें भी भगवान नजर आता है उन लोगों को। ये मेडिकल रिलीफ की एक बात मैं कर रहा हूं आप लोगों को, जो गांव में उसका महत्व कितना बड़ा होता है। और जब जिंदगी दम तोड़ती नजर आती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वज्रपात उन लोगों पर होता है। अभी आपने सुना कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा। जब 7 महीने से पहले से ये सारी कवायद की जा सकती थी तो इतना लंबे स्ट्राइक क्यों? बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चिकित्सक हैं, वो आपसे एक सवाल कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक इस राइट टू हेल्थ बिल की बात है तो निश्चित रूप से राइट टू हेल्थ बिल सरकार की मंशा के अनुसार हमारे चुनाव घोषणा पत्र का वादा था और हमने अपना वो वादा निभाया है जो 7.5 करोड़ जनता से हमने किया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लगातार आपके चैनल पे भी और तमाम चैनलों पे मैंने डिबेट्स के अंदर ये हमने करीबन 6 पेज का स्पष्टीकरण है जिसमें तमाम जो बिंदु थे, जो चाहे विपक्ष ने उठाए हो, चाहे मीडिया ने उठाए हो, चाहे निजी चिकित्सकों ने उठाए हो, चाहे चिकित्सा के जो नर्सिंग होम्स हैं उन्होंने उठाए हो, उन सबके स्पष्टीकरण है। हमने किसी भी दिन उनसे वार्ता के लिए मना नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप रात को बात करना चाहे रात को बात करेंगे, आप जहां कहेंगे वहां वार्ता होगी। लेकिन हठधर्मिता, अगर उन्होंने पहले यही कहा कि नहीं साहब हमें तो ये मंजूरी नहीं चाहिए। आज आपने देखा कि किस तरीके से आईएमए के पदाधिकारियों ने पूरे के पूरे उस आईएमए हॉल के अंदर घोषणा करके कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और हम ये सारी अपनी हड़ताल वापस लेते हैं। आप देखिए विपक्ष की भूमिका क्या होती है। क्या विधानसभा में विपक्ष की भूमिका नहीं होती? क्या विपक्ष इतना छोटा है या विपक्ष इतना पंगु है कि वो बात नहीं रख सकता? जब बिल पारित हो रहा था तब उन्होंने क्या किया? डिसेंट नोट के अंदर जो बात कही गई कि साहब 50 बेड से जो छोटे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या जो नहीं है उनको नहीं रखा जाएगा, तो भी उन्होंने मान्य जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी थे उन्होंने उसको कहा कि चूंकि नियम लिखे जाने हैं तो नियम लिखे जाएंगे तो आपके तमाम वो जो सुझाव हैं या जो शंकाएं हैं हम लेंगे, चाहे पुनर्भरण की बात हो, चाहे अनावश्यक रूप से प्रशासनिक दखलंदाजी की बात हो, चाहे जो आपका सर्च एंड सीजर का प्रोविजन हो, चाहे ये आपके जो अनावश्यक जो ये कानून बताते हैं। और भाई आप इतने बड़े एस्टेब्लिशमेंट चलाते हैं, आप बताइए तमाम जो 54 ये अप्रूवल्स जिनकी बात करते हैं, लाइसेंस की बात करते हैं, उनमें से अधिकांश अप्रूवल और लाइसेंस केंद्र सरकार जारी करती है। चाहे मतलब आपका रेडिएशन की बात हो, चाहे एटॉमिक डिपार्टमेंट से, तो ये तमाम चीजें हम ये नहीं कहना चाहते। हमने ये कहा कि चूंकि ये बिल हम WHO की गाइडलाइंस के अनुसार लेकर आए, ये बिल हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार लेकर आए और
ये हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गाइडलाइंस तय किए उनके अनुसार लिया, हमने उसी के अनुसार किया। चिकित्सा वर्ग जो निजी चिकित्सक हैं या निजी नर्सिंग होम्स हैं वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है। हम बता रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में पूरे देश में नंबर 1 है। 7% बजट का हम लोग अपने चिकित्सा से एक सवाल जो नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ कि 7% जितने भी बड़े राज्य हैं ना उनमें से हम एक नंबर पे कि हम अपने बजट का 7% खर्च करते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हम 90% है। हमारा जो सरकारी तंत्र है ना वो इतना सक्षम है कि वो सारी, आप मैडम यहाँ बैठी एसएमएस की है, एसएमएस की ओपीडी 15,000 पर डे की है। किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल की 500 से 700 की ओपीडी होगी। एक मिनट आज नहीं हुई है, एक मिनट सुनिए, कांग्रेस की सरकार नहीं हुई, भाजपा की सरकार में भी थी। नहीं आप सोचिए ना भाजपा की कितने साल सरकार रही, आपके मुंह से ही सुन लेता हूं मैं। आप बताइए ना मुद्दे नहीं आईपीडी टावर कौन बना रहा है? आईपीडी टावर कौन बना रहा है? आपको आईपीडी टावर का कुछ पता होगा ना? आईपीडी टावर के अंदर क्या है 24 मंजिल का टावर है, 1200 बेड की सुपर स्पेशलिटी है, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी, 7 महीने के तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे हैं ना। 93 में 93 में 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज राजस्थान में 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज। कौन सी केंद्र सरकार, कितने साल हुए केंद्र में? 70 साल हमने राज किया, 70 साल हमने राज किया, केंद्र में भी हमारी सरकार रही है। आयुष्मान में है क्या? वसुंधरा जी की सरकार थी तो आयुष्मान लागू करने से मना कर दिया। सर ये कह रहे हैं ना वसुंधरा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं लागू कर दिया आयुष्मान। वसुंधरा जी के टाइम की बात है। सर सुनिए आप लोग मुद्दे पे लौटो। हमारे साथ तीसरे गेस्ट हो रहे हैं। ये क्या सोच रहे होंगे, एक पदाधिकारी हैं, हमें इस बहस के लिए नहीं बुला के, पब्लिक ये सुनना चाहती है कि वास्तव में जो हुआ वो कम से कम उसका कोई अर्थ तो नहीं है, मीनिंगफुल क्या रहा पूरी स्ट्राइक, और वास्तव में उसको जो आम आदमी है उसको क्या मिलेगा इसमें। डॉक्टर आशा लता हमारे साथ में एसोसिएशन के पदाधिकारी है। डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको कि 16 दिन की स्ट्राइक उसके बाद में चलिए जो भी कुछ हुआ ठीक हुआ, पब्लिक राहत की सांस लेगी, क्या लगता है आपको कि एक निष्कर्ष पे पहुंच पाए? देखिए पहली बात तो डॉक्टर किसी राजनीति से नहीं जुड़ा कि कौन सी सरकार है या किस पार्टी की, उसका काम है सेवा करना। जब ये बिल पारित हुआ, प्रखर समिति बनाई गई, सुझाव मांगे गए, वो सुझाव उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुए, हमने एक शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध किया। हम नो टू आरटीएच को लेके सारे एकजुट होके चले थे, लेकिन हमने जनता और मरीजों का ध्यान रखते हुए हम भी थोड़े से मतलब उसमें जैसे सरकार ने सुझाव दिए या हमारी मांगे थी उनके बीच में जो संतुलन बना उसे हमने खत्म किया। डॉक्टर कभी भी स्ट्राइक नहीं चाहते क्योंकि जो हमारा पेशा है वो है कि अगर हमने स्ट्राइक कर दी तो आमजन प्रभावित होता है। लेकिन आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बना रहे हैं तो जिन सैनिकों के बल पे आप बना रहे हैं आप चाहो उन्हें मजबूती रखिए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल बिना मतलब उसके फंड या उसके नहीं चल सकता, तो उनकी मांगे थी कि आपने जो इमरजेंसी बताई है उसका क्लियर डेफिनेशन हो। आप जो जिला प्राधिकरण लेवल पे जो कमेटियां बनाई उसमें सिर्फ एक डॉक्टर सम्मिलित हो। पहले था कि वो कोर्ट में नहीं जा सकता उसके खिलाफ, अब है कि वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। तो हमारी जो जेन्युइन मांग थी उनको लेके हमने ये आंदोलन किया। हम नहीं चाहते 16 दिन का चले, हम तो चाहते थे खत्म जल्दी हो, हम कोई जनमानस का नुकसान नहीं चाहते थे। आज जो स्ट्राइक पे सरकार और हमारे प्रतिनिधियों के मध्य समझौता हुआ है तो हमारा एक मत रहा है कि जो भी समझौता हुआ है वो हमारे हाउस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको बता के आगे का डिसीजन सर्वसम्मति से ही लिया जाएगा। आरटीएच या किसी के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो इम्प्लीमेंट हुआ हो वो दोनों के फायदे में हो, जनता और डॉक्टर के बीच के संतुलन का रास्ता निकले। हमारी यही मंशा थी और आज भी यही मंशा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी जब डॉक्टर से बात हुई तो उनकी कहना था कि प्रायोरिटी हमेशा मरीज होती है। जब हमने पूछा कि आपकी अब क्या प्रायोरिटीज होंगी जब सुबह 8 बजे से सब लोग लौटेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब लोग लौट आए हैं, तो साहब कहना था कि प्राथमिकता हमेशा एक मरीज होता है, उसका हम बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे कर सकते हैं वही हमारी प्राथमिकता। मैं एक इस यहाँ से आपसे एक अपील करना चाहूंगी कि जब गवर्नमेंट या प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात सब डॉक्टर है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हैं कि जो ये इसमें लिखा हुआ है 50 बेडेड से अब वो हॉस्पिटल है, तो हम ये हमारा रिक्वेस्ट है मतलब सरकार से कि वो 50 अब वो वाला गवर्नमेंट के केस में भी क्लियर कर दे, क्योंकि हमारी कुछ पीएससी सीएससी है जहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है कि 24 आवर जो भी हो, तो या तो वहाँ इम्प्रूव किया जाए और मेरे सरकारी डॉक्टरों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि कल वार्ता होनी है, सरकार ने अभी बुलाया भी है हम लोगों को, तो
तो हमारी जो मांगे 2011-17 का समझौता है तो वो भी इम्प्लीमेंट हो और हमारे सरकारी डॉक्टर और इनका भी पक्ष रखा जाए, क्योंकि सरकारी ने इस मामले में कहीं भी अपनी ड्यूटी या उससे पीछे नहीं हटाए। वो तो सरकार ये समझे नहीं कि हमारी जो हमारा है कि 50 अब या ऐसा फंक्शनिंग जहाँ हो वहां पर इम्प्लीमेंट हो तो जनता को बेटर सेवा मिलाएगी, मेरा डॉक्टर भी अच्छे माहौल में काम कर पाएगा, तो एक बेटर एनवायरनमेंट बन पाएगा। यही रिक्वेस्ट है, यही मनसा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आप लोग तो खैर एसोसिएशन से जुड़े हैं, पदाधिकारी हैं खुद भी आप, और गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंच गई होगी। गवर्नमेंट इस पे क्या फैसला करती है आप लोगों के बीच में जब चर्चा होगी उससे पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो मैं कह सकते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान में पूरी तरह से अभी गवर्नर के पास में है। गवर्नर से साइन होने के बाद में देश का पहला राज्य होगा जहां राइट टू हेल्थ बिल को कानून के रूप में लागू किया जाएगा। एक बड़ी खबर और बड़ी बात कही जा सकती है। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने मंचों से ये कहा कि ये पूरी जो चीजें कि डॉक्टर्स हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। राज्यपाल के पास में भी कुछ लोग जाकर के उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और सीधा आरोप उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पे भी लगाया कि हड़ताल के पीछे की जो जड़ है वो लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ जो है वो राजस्थान में लागू हो। देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपको एक चीज कहना था, मुख्यमंत्री साहब कुछ ही बोल सकते हैं। आजकल मुख्यमंत्री जी की भाषा के ऊपर कभी कंट्रोल नहीं रहा। थोड़े दिनों पहले मुख्यमंत्री जी के ये सब थे कि ये डॉक्टर्स ने लूट मचा रखी है, लूट खसोट कर रहे हैं, ये जनता के साथ इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। क्या ऐसी भाषा एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए? डॉक्टर्स और जनता के बीच क्या संवाद जाएगा? जनता ये सोचेगी सच में ये डॉक्टर्स ने लूट मचा रखी है, ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा पर कंट्रोल रहा ही नहीं। वो खुद के एक उप मुख्यमंत्री के लिए कह रहे थे कि नाकारा है, नालायक है, सिर्फ स्मार्ट है, अंग्रेजी बोलता है, इसकी रगड़ाई नहीं हुई। क्या ऐसी भाषाएं कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री के लिए? लेकिन अभी जो आप लोगों के लिए कह रहे हैं स्ट्राइक के, उसमें आइए सचिन पायलट को भूल जाइए। स्ट्राइक की भी मैं बात ये कर रहा हूं कि डॉक्टर्स के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। क्या डॉक्टर्स इस काम के लिए बने हुए हैं कि लाठीचार्ज कराए? जो चीज अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या विपक्ष की भूमिका, पहले दिन हमारे नेता प्रतिपक्ष, आज नेता प्रतिपक्ष है, उस दिन उप नेता प्रतिपक्ष थे, राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा था कि ये 50 बेडेड हॉस्पिटल इसके अंदर में नहीं आने चाहिए, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने उदासीनता रखी, आके चलते रहे, इनके हेल्थ मिनिस्टर सोते रहे, और आज उसको 7 महीने बाद ये लागू करके और हमसे कह रहे हैं कि आप 15,000। ज्यादा से तो असेंबली में मैं खुद भी मौजूद था, उसमें प्रसादी लाल मीणा ने जब बिल पास करा रहे थे कहा था बाकायदा कोट करके कि विपक्ष सहित कुछ सदन के सदस्यों की भावना है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल्स एटलीस्ट होना चाहिए, उसे हम कंसीडर करते हैं और बिल में इसको शामिल करेंगे। नहीं तो ये 7 महीने क्यों लग गए जी? कौन से साथ? ये तो अभी 21 तारीख को सारे नियम लेके प्रवर समिति के पास पहुंच जाते, उस दिन ये आरटीएच ऐसे कैसे लागू हो जाते? हम खुद चाहते हैं कि जनता के हित में जो भी फैसले हो रहे हैं, बीजेपी हमेशा खड़ी रही है। बीजेपी की नीयत भी ऐसी रही है कि जनता के हित में जो भी काम हो, चाहे वो विपक्ष करे तो विपक्ष की भी हम तारीफ करेंगे, और हमारी सरकार करे तो हम उसकी भी तारीफ करेंगे। हम जनता के हित का काम करते हैं, और ये देरी की वजह जो रही है, ये शायद कोई इनका दूसरा क्या मंशा रही है? प्रवर समिति के अंदर बैठ के ये नियम को लाने, फ्लोर पर लाने से पहले की जा सकती थी। उसी समय अगर पूरे नियम को सही से डॉक्टर्स के बीच में लेके जाते, सीएम के पास डॉक्टर्स की एक और अच्छे डॉक्टर्स की एक पूरी टीम होती है, उस टीम को देते, क्योंकि चिकित्सक इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। डेफिनेशन नहीं मालूम, आज सपोज करिए उन्होंने इमरजेंसी की डेफिनेशन दे दी, और एक्सीडेंट के अंदर आई वाला डॉक्टर उसको कैसे अटेंड कर लेगा? डिलीवरी के अंदर उसको आप देखिए, उन्होंने कोई डेफिनेशन ही नहीं दी। अब तो हो गया नहीं ये सारा। प्रवर समिति की जो बात कर रहे हैं आप, प्रवर समिति से बेहतर होता और 20 दिन का हिसाब मांगा जाएगा कांग्रेस। अशोक जी सुनिए तो सही, आपने कहा कि प्रवर समिति से बेहतर होता, प्रवर समिति से बेहतर पता नहीं क्या होता, लेकिन असेंबली की जो प्रॉपर्टी है जिसमें डिमांड की गई कि प्रवर समिति को इसे रेफर किया जाए, प्रवर समिति के अंदर केवल सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते, विपक्ष के सदस्य भी होते हैं, और उनके पास में गई जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है, बाकायदा उसमें कहा गया कि इतनी बार इतनी बैठकों के साथ में डॉक्टर्स को भी सुना गया उसके अंदर, और उनके सुझाव के आधार पर इसमें एजेंडे शामिल किए गए। उस रिपोर्ट, क्योंकि बिल नहीं था, बिल तो पहले आ चुका था,
इंट्रोड्यूस हो चुका तो प्रवर समिति को रेफर किया। प्रवर समिति की रिपोर्ट को अब आरटीएच के रूप में पास करवाया गया था क्योंकि वो बिल का एक हिस्सा था और प्रवर समिति की रिपोर्ट थी। जब राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा, खैर चलिए लंबी बहस हो जाएगी क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। मैं आपके पास में आना चाहूंगा राजेंद्र जी, और उम्मीद है अशोक जी आप सुनेंगे, बहस को उस तरह से नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमारे साथ में एक डॉक्टर साहब भी बैठी हुई हैं, आप भी डॉक्टर हैं और ये सम्मानित प्रवक्ता हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार अपनी बला को टालने के लिए और बचाव के लिए बीजेपी और आरएसएस का नाम ले रही है। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक राइट टू हेल्थ की बात है, अगर बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में देश के अंदर नंबर 1 है। इंडिया का जो हेल्थ कवरेज का जो एवरेज है उससे डबल है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो वो तो शायद हमसे 1/3 पे ही है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि राजस्थान के अंदर हेल्थ कवरेज के अंदर तमाम, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे आरजीएचएस हो, चाहे सीजीएचएस हो, आयुष्मान भारत हो, चाहे भामाशाह हो, तमाम तरीके की जो योजना है उनके अंदर इलाज होता है। तो करीब करीब 90 से 95% आबादी जब आपकी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कवर हो गई, इंश्योरेंस में कवर हो गई, तो उसके बाद में देखिए फंड की इशू कभी भी नहीं उठने वाली है। अब दूसरी बात यह आई कि सरकार ने कहा था कि भाई इमरजेंसी ट्रीटमेंट का, इनके डाउट थे कि भाई इमरजेंसी ट्रीटमेंट का पैसा कौन देगा, तो सरकार ने कहा कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट का पैसा सरकार देगी, जो भी होगा। मुझे कई डॉक्टर से मेरे सवाल सर सुनिए मेरे सवाल का कि बीजेपी ने का ये कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। मैं उसका एक थोड़ा सा आधार जानना चाहता हूं। नहीं, आरोप निराधार, देखिए मैं बताऊं, अभी भी जो हमारे बीजेपी के मित्र बैठे हैं वो अभी भी वही भाषा बोल रहे हैं जो निजी अस्पतालों के लोग बोल रहे हैं। आज आप सरकार का हिस्सा हैं। देखिए विपक्ष सरकार का हिस्सा होती है, आप विधायिका का पार्ट हैं, आप विधायक हैं, आपके लोग नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, मुख्यमंत्री के बाद उनको माना जाता है। तो आप सोचिए, आपके तमाम सुझावों को उसमें सम्मिलित किया। आप विधानसभा के उस हाउस का पार्ट थे, पटल के अंदर जो चर्चाएं हुई उसका पार्ट थे, प्रवर समिति के अंदर आप सम्मानित रूप से मौजूद थे। आपके जो गुलाब चंद जी कटारिया थे उस प्रवर समिति के वो अध्यक्ष थे। मैं फिर बता रहा हूं आपको। तो आज आप देखिए तमाम सुझावों को जब लिया और डॉक्टर से चर्चा की, और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि हमने जो कोविड का सबसे काला समय देखा था, लेकिन राजस्थान ने उससे एक सबक लिया। पूरी दुनिया के जो बेस्ट मॉडल थे चिकित्सा के, उनका अध्ययन किया, उनके विशेषज्ञों से चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने लगातार वार्ताएं की और वही चीजें आई। और आपको मैं फिर बता दूं कि हमारे जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। आज आप बताइए, आप कैसे कह रहे हैं साहब ये बातें नहीं हुई, और आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि डॉक्टरों का पक्ष भी उसमें रखा गया है। हां, यहां पर जो गतिरोध था ना, वो गतिरोध था कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जिसमें वो आज भी आईएमए हॉल के अंदर वो लोग चिल्ला रहे थे कि साहब हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे भाई, जब वार्ता के साथ में समझौता हो गया है और डॉक्टर हमारे समाज का हिस्सा है ना, हमारे परिवारों में से, हमारे घरों में से तो डॉक्टर है, वो इस 7.5 करोड़ पॉपुलेशन से बाहर से थोड़ी है। और डॉक्टर को इस धरती पे भगवान का दर्जा दिया गया है। आज उन्होंने बहुत बेहतर बात कही। आज डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं, आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पढ़े हुए हैं, आज से 30-40 साल पहले क्या फीस होती थी, आज 1 करोड़ में सरकारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर पढ़ाई करके आ रहा है। आज आप देखिए ना, उनकी वही प्रतिबद्धता तो देखिए ना। आज समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको समझने की जरूरत है। सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ा रही तो आपको भी आगे आके हाथ मिलाना चाहिए। और इस मतलब हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, मानवीय जिम्मेदारी भी है। हमारी जो प्रोफेशनल है या हमारी जो व्यावसायिक बातें हैं, क्योंकि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, अगर पैसा लगा के आप कोई अस्पताल बना रहे हो तो आप खैरात में या चैरिटेबल तो नहीं बना सकते, क्योंकि आपने पूरा का पूरा पैसा लगाया। तो आप उसके अंदर एक मतलब जस्टिफाइड रूप में उसका वो हो सकता है परसेंटेज की भाई हमारे इतना वो प्रॉफिट होना चाहिए। आप एकदम से ऐसे नहीं। बहुत सारी बातें हुई कि इस तरीके के हुए, कई पेशेंट की डेथ हो जाती है, आईसीयू से उनको छुट्टी नहीं देते, 5 लाख का बिल पकड़ा दिया। ऐसे कोई एक एग्जांपल थोड़ी है, सैकड़ों एग्जांपल हैं। लोगों को पुलिस की हस्तक्षेप करके, सरकार को हस्तक्षेप करके डेड बॉडीज दिलानी पड़ी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बीच में हस्तक्षेप करके डेड बॉडी दिलाई। इसलिए डॉक्टर साहब प्लीज आप ये मत कहिए कि सारे डॉक्टर सही है। हाँ, जिन्होंने गलती की उसकी वजह से पूरा प्रोफेशन ही बदनाम होता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए भी इस तरीके के कानून जरूरी है। नहीं, कानून जरूरी है। हमारा सवाल एक था कि ये देरी का कारण क्या रहा? देरी का कारण आप हो, देरी का कारण आप हो, देरी का कारण आप हो, देरी का कारण आप हो। आपने सर एक सेकंड सुनिए, आप लोग से मतलब डॉक्टर्स या बीजेपी?
विपक्ष और डॉक्टर्स जब लगातार देखिए 17 तो आप प्रवर समिति में आप थे ना, प्रवर समिति वाली चीज नहीं तो प्रवर समिति से लागू करो, प्रवर समिति से जो लागू करो, प्रवर समिति से जो तो आप ही नहीं किया, हमने तो कहा नहीं कि हम तो लेके आए, आपने प्रवर समिति, ये तो सितंबर में हो गया लागू, क्यों सितंबर में पास हो जाता अगर आप सहयोग करते तो। नहीं, हम पहले दिन से नहीं आप सहयोग नहीं करना, बिल्कुल गलत, आप जनता के साथ नहीं थे और आज भी जनता के साथ नहीं हो, आप जनता के साथ आज भी नहीं हो, लोगों ने थोपना, आपने लोगों को भड़काया। आशा लता जी कुछ कह रही है। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए एक तो जैसा कि इसमें ये बातें हो रही है कि संगठन को किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय इसने किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एक डॉक्टर होने के नाते इकट्ठे हुए थे। अगर उसमें से कोई किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है तो वो उसका व्यक्तिगत कारण है, लेकिन इस मूवमेंट में तो सब डॉक्टर होने के नाते जुड़े थे। सेकंड ये बात आ रही है कि 5 लाख रुपए या डेड बॉडी ऐसा किया जाता है, तो देखिए जहां अगर ऐसा हुआ है, कोई नेग्लिजेंसी प्रूव हुई है तो उसको कोर्ट या कहीं सजा की हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन अब मेरा 95% डॉक्टर, क्या आपने कोविड में कभी सुना किसी डॉक्टर ने कहा कि मैं इलाज नहीं करूंगा? तो ऐसी मनसा वाला सेवा से पीछे कैसे हट सकता है? कहीं ना कहीं कुछ जो था गतिरोध, उसके हम सही बात के लिए खड़े हुए थे, आज वो गतिरोध समाप्त हुआ है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर आशा जी एक बात सुनिए, मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उसमें ये कहना था कुछ लोगों का, आपके चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों को, कि हमारा थोड़ा सा इसमें रूट गलत चला गया। हम ये भी कर सकते थे कि सरकार की योजनाओं को हम लागू नहीं करेंगे, ठीक है, पेशेंट हम देखते रहेंगे। एक एजेंडा लोग ये भी बता रहे हैं कि लेकिन को सुन नहीं रहा था क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें थी कि नहीं। देखिए मुझे मतलब जैसा भी मूवमेंट हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने अपने अपने डिसीजन दिए, उसमें जो लगा हाउस को, मतलब हाउस में इन द सेंस कि जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी थी कि इस मूवमेंट के करने से हमारी जल्दी सुनी जाएगी, तो वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। इस तरह की भी कुछ चर्चा आई थी कुछ लोगों की कि भाई ठीक है गवर्नमेंट की योजनाओं का हम बहिष्कार कर देते हैं, योजनाओं के बहिष्कार के लिए बात बाकी पेशेंट्स को हम कंटिन्यू हम देखना जारी रखते हैं। नहीं ऐसा जो आपको कह रहे हो दिग्भ्रमित किए, जो फैसला हुआ सर्वसम्मति से हुआ है, किसी भी व्यक्ति के कारण कोई गतिरोध पैदा नहीं हुआ है। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई उसने सब डॉक्टरों से पूछ के किया कि क्या आज कल, इवन रोज इवनिंग में मीटिंग होती थी, कल के डिसाइड होता था कि कल हम क्या करेंगे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं आया कि सबकी राय तो अभी तो डॉक्टर साहब मान सकते हैं कि बिल्कुल अब पटरी पे सारी नहीं। देखिए जो सरकार और डॉक्टरों के बीच वार्ता हुई है, उन्होंने अभी हमारे जेएमए हॉल में रखा है, उसके बाद जो सर्वसम्मति से डिसीजन लिया जाएगा वो हमारे जो भी प्रतिनिधि वार्ता वाले लेकिन समझौता पे तो सिग्नेचर हो चुके आप लोगों के। देखिए वो सिग्नेचर हो चुके हैं, लेकिन हम इसमें कुछ ट्रस्ट हॉस्पिटल या इनका जो किया गया है ना, तो हम क्योंकि जब प्राइवेट और ये सब आता तो प्राइवेट एक वर्ड था, वो डिवाइड नहीं था कि ट्रस्ट अलग है या फिर तो सर्वसम्मति से जो होगा उसी के आधार पे हम आगे हैं। जी, लेकिन मिस्टर कपूर जो हैं उनका तो ये कहना है कि बिल्कुल हमारा समझौता हो चुका है। देखिए कपूर सर 8 बजे से नेक्स्ट डे यानी कि बुधवार 8 बजे से हम लोग जाएंगे। सर हमारे मतलब हमने उन्हें अपने सर्वसम्मति से नेता चुना है, वो जो डिसीजन देंगे और जैसा हमारा हाउस मानेगा उस हिसाब से हम आगे बोल चुके हैं कि 8 बजे से बुधवार 8 बजे से सब लोग काम पे लौट जाएंगे। देखिए जब आपने मुझे यहाँ बुलाया तो भी हमारी मीटिंग्स वहाँ हो रही थी, इसलिए मैं वहाँ प्रेजेंट अभी नहीं हूँ, तो मैं वहाँ का कोई आपको डिसीजन अभी नहीं बता सकती कि कल क्या होगा। हम वही चाहेंगे जो सही हुआ है, जो वार्ता जितनी मानी गई, जो भी हुआ हो, जो अच्छा होगा वही हम कल करेंगे। अगर हमें वो माना जाएगा, सब मान लेंगे कि कल से काम पे आना है, एवरीबॉडी विल कम। अगर सबको लगता है कि थोड़ा ये भी और हम इसका बुरा हुआ इसका भी ठीक किया जाए, तो हम जो सर्वसम्मति से होगा वी विल फॉलो दैट। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये कहा जा सकता है क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं के बिना आप लोग जानते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है। जो जिनके साथ तकलीफ की घड़ी रही है 16 दिन के अंदर, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को फीवर हुआ, किसी को कोई तकलीफ रही, वो निश्चित रूप से एक दर्दनाक चीजें रही और लोगों को बड़ी तकलीफ रही। खैर लेकिन अब लोग काम पे लौट रहे हैं, वापस से ये सारी चीजें होंगी, ऑपरेशन टाले गए, वापस पटरी पे आएंगे, सारी चीजें प्रायोरिटीज तय की जाएंगी कि वास्तव में किसको रिलीफ पहले देनी चाहिए। क्योंकि हमारी कुछ चिकित्सकों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हम ये देखेंगे अब इसके अंदर कि वास्तव में किसको रिलीफ देना ज्यादा जरूरी है। कोई कार्डिक अगर प्रॉब्लम है तो उन लोगों के, ऑपरेशन अगर किसी का जरूरी है कि हाँ बिल्कुल तुरंत ही करना है, उन लोगों को हम प्रायोरिटी के आधार पे देंगे। लेकिन 3 से 5 दिन में हम लोग सब चीजों को नॉर्मलाइज कर लेंगे। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चीजें हमारे पास में प्रायोरिटीज तय करेंगे, लेकिन अब उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो चलिए मैं माफी चाहूंगा सर जी, अगर कुछ कहना चाह रही थे आप बोल दीजिए। मैं बार बार यहाँ से यही बातें उठ रही थी कि राजस्थान इंडिया में टॉप लेवल पे हेल्थ सेक्रेटरी से, तो मैं आम जन और आप सबसे अपील करना चाहती हूँ
कहीं ना कहीं सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी मेहनत जिसका ये नतीजा है। तो आप ये मत सोचिए कि 16 दिन हमारे मरीजों के लिए बुरे रहे, हम लोगों के लिए भी पेनफुल था। आप लोगों से दूर रहना सर, जब डॉक्टरी पेशा सेवा के लिए बना है, हम उसी के लिए डेडिकेटेड हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, जब भी तो आप लोगों को भगवान कहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।